1992 के आसपास का दौर था और उस समय पूरे देश में एक माहौल था हिंदुत्व की रक्षा का माहौल। जय श्री राम के एक नारे थे और श्री राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल और उसके उत्तर थे। कहीं संघर्ष तो कहीं भीषण चर्चा थी और पूरे देश में एक राजनीति का माहौल था। उस राजनीति के माहौल में जिसको शिवसेना का साथ मिला और शिवसेना के साथ में उसको वो तमन्ना जाहिर करने का अवसर मिला जिस तमन्ना के लिए उसके हृदय में कई सालों से एक अलग थी। तमन्ना यह थी कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की जब भी अवसर मिलेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा और ये नाम था बस्ती जिले से आए हुए युवा अमरजीत मिश्रा का। सन 1996 के आसपास जिस प्रकार से अमरजीत मिश्रा ने परिश्रम के साथ साथ राजनीति शुरू की वह बड़ी कठिन दौर का एक हिस्सा था। बड़ा कठिन समय था अमरजीत मिश्रा के लिए क्योंकि पिता से बातचीत करने के बाद लखनऊ की तरफ आए थे और एक अलग सपना था और एक नई जीवन की शुरुआत थी। कुछ भी नहीं था, शून्य था और शून्य को आगे बढ़ाना था, शून्य को और आगे ले जाना था और उस समय शून्य को कई संख्याओं में तब्दील करना था। जेब में कुछ नहीं और जेब में कुछ नहीं होकर भी राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ऐसी तमन्ना थी अमरजीत मिश्रा की तरफ। तभी तो 1996 के आसपास असक्षम होकर भी सक्षमता के साथ राष्ट्रभक्ति के लिए उतर पड़े थे शिवसेना के साथ में। कई प्रदेश स्तर के पदों पर भी काबिज रहे अमरजीत मिश्रा। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि उस समय का दौर अमरजीत मिश्रा के लिए भौतिक बात से बहुत दूर था। उनके जीवन में सिर्फ एक बात थी, वो थी परिश्रम और एक लक्ष्य था, पिता से किए हुए वादे को पूरा करना है। लखनऊ से जब बस्ती गांव की तरफ जाना है तो कुछ बनकर जाना है और जब जाना है तो गरीबों के लिए कुछ करना है, ऐसा मन में सपना और यही लक्ष्य अमरजीत मिश्रा के मन में था। तभी तो 1996 के आसपास के दौर से लेकर 2018 तक का सफर देख लीजिए तो इतने सारे आपको काम मिल जाएंगे, इतने सारे काम वाले नाम मिल जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये वही अमरजीत मिश्रा है जो शून्य से आया था अपने गांव से और आज शिखर पर है। अपनी शिक्षा के लिए सुनिए कुछ अमरजीत मिश्रा की बातें, फिर और जोड़ते हैं इनकी कहानी से, लेकिन तब तक सुनिए अमरजीत मिश्रा की ये बात। 1995 अगर मुझे याद है तो मैंने जो राजनीतिक सफर शुरू किया 1992 से शुरू किया और 95 आते आते 1995 आते आते हमने अपनी राजनीति की जो यात्रा थी उसका एक तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा शुभारंभ कर लिया था। लेकिन सफर लंबा रहा, चलता रहा, लोगों से सीखा, जो भी लोग होते हैं उनसे मैंने कुछ सीखने की कोशिश की। अगर मैं किसी रिक्शे पे भी सफर करता था तो मैं कोशिश करता था कि रिक्शा वाला क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावना है। जमीन से जुड़े किसानों के पास अगर मैं जाता था तो उनसे भी सीखता था। निश्चित तौर से अगर मैं किसी ठेले पे फल खरीदता था तो उस ठेले वाले से भी कुछ सीखने की कोशिश करता था। ऐसे छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके जीवन को जीने का तरीका समझते हुए आगे बढ़ा। यकीन मानिए कि इस सफर को मैंने एक छोटे अनुभव के साथ तय करना शुरू किया। मेरे पास जब तमाम संकट आते थे, परेशानियां आई, ऐसे पल भी आए कि जब मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत गम में था, तो मुझे याद है कि मैंने एक महसूस किया, मैंने देखा कि सड़कों के किनारे, मैं लखनऊ रहता हूं, लखनऊ सड़कों के किनारे फुटपाथ पे जो लोग सर्दियों में सो रहे हैं, जिनके पास ना तो बिछाने के लिए कोई कपड़ा था, ना तो ओढ़ने के लिए कोई कंबल था, और वो भी उस सड़क पर सो रहे हैं। और जो मेरी परेशानियां थी उस परेशानियों को मैंने उस राहगीरों पे, उन लोगों पे जो सड़कों पे सो रहे थे, उनसे जोड़कर देखा तो मुझे लगा मेरी परेशानियां बहुत छोटी हैं, बहुत कम है। और इसी सफर के साथ मैंने कहा जिंदगी को मैंने जीना सीख लिया, छोटे छोटी चीजों को जोड़कर एक नए सफर के लिए आगे बढ़ा। आज भी एक दिन जो याद आता है तो आप भावुक हो जाते हैं, कह सकते हैं। ऐसे बहुत दिन है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कष्ट और सबसे ज्यादा पीड़ा अगर कही जाए तो मुझे अपनों से तो कभी मुझे कोई पीड़ा मुझे महसूस होती नहीं। ना तो मुझे अगर मुझे भूख लगती है तो मैं दुखी नहीं होता हूं, अगर मुझे बारिश में मैं भीगता हूं तो मैं परेशान नहीं होता हूं, अगर मुझे सर्दी में कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं दुखी नहीं होता था, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने छोटी छोटी तकलीफों की, लोगों की तकलीफों को मैंने महसूस किया है। और जैसे लोगों की अगर आप छोटे लोगों की, गरीब तबका के लोगों की मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को अगर आपने देखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब रही बात भावुक होने की, निश्चित तौर से मुझे याद है वर्ष 1997 था या 98, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। 98 में भुज में भूकंप आया था। उस दौरान हम लोगों की वहां पे ड्यूटी लगी थी और उस दौरान जहां तक आपको पता है मैं शिवसेना में था।
तो हम लोग वहां गए हुए थे, वहां गए और वहां पर मैंने देखा तो दर्द क्या होता है महसूस किया। बेसहारा लोग, और वो लोग जिन्हें ये नहीं पता है कि मेरे कितने अपने अब बचे हैं और कितने अपने मेरे अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग जिनके माँ बाप एक साथ मर गए हैं और उसकी उम्र है 5 साल। वो बच्चा जो अपने माँ बाप का नाम नहीं ले रहा है और बेघर हो गया, अकेला हो गया, बेसहारा हो गया। बहुत तकलीफ हुई। तकलीफों की अगर बात करें तो जिंदगी में मैंने आपसे पहले भी एक बार चर्चा में मैंने कहा था कि जब बाढ़ में कई घर उजड़ जाते हैं, कई गांव तबाह हो जाता है, जब खाने को नहीं मिलता, जब बरसों तक लोग परेशान होते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं और बाढ़ फिर आती है और फिर एक तबाही मचा जाती है, तो उनके दर्द को जब मैं देखता हूं तो आज भी महसूस करता हूं, आज भी सोचता हूं कि काश कोई ऐसी व्यवस्था बने भारत में कि भारत में बाढ़ नियंत्रण का एक अच्छा व्यवस्था हो सके। ऐसी तकलीफें जो किसानों को मिलती है, गांव वासियों को मिलती है, गरीब तबके को लोगों को मिलती है, उस पर एक नियंत्रण हो सके। और उसी नियंत्रण को, उसी चीजों को लेकर के मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार की आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगे हुए हैं। और इसी तरीके से अगर भारतवर्ष के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया तो ये तकलीफें जो गरीबों को भारत में है वो कम। पिता से किए गए वादे और अपने सपने को साकार करने की तमन्ना लेकर बस्ती जिले का यह युवा लखनऊ की ओर आ गया। कई विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए, कई रात भूख प्यास की तड़प, अथक परिश्रम की कसौटी पर जमकर काम करना सिखा दिया था। हर पल सपने को सच करने का साहस और अर्जुन की तरह लक्ष्य को देखने के अलावा जीवन के हिस्से में कुछ और नहीं था। लेकिन था तो बस एक चीज, वह लक्ष्य की प्राप्ति और कहीं न कहीं सक्षम होकर अपने गांव की तरफ जाना और अपने गांव के उन असहाय लोगों को सक्षम करना जो आज असक्षम है। खैर, आज भले ही एक प्रखर समाजसेवी के रूप में समूचा उत्तर प्रदेश इस युवा को जानता हो, राजनीतिक विज्ञापनवाद में भले ही इस युवा की काम करती संस्था हाईटेक हेल्प फाउंडेशन धरातलीय कार्यों के बूते प्रदेश के कई असहायों की सहायता कर एक अलग छवि का दर्शन करवाया हो और करवा चुकी हो, मगर ये जान लीजिए इस समर्पण के पीछे का एक संघर्ष और इस संघर्ष की एक तपन है। और कभी सहायता के लिए संघर्ष करने वाले इस युवा का दर्द है। जब यह दूसरों पर उस दर्द को देखता है तब यह अपने उस दर्द और उस संघर्ष की यात्रा को याद करता है और पाता है कि हाँ, मैंने भी कभी संघर्ष किया था और मैं भी कभी संघर्ष के एक दौर पे था। तभी तो लोग कहते हैं ना, जमीन पे चलने वाला ही जमीनी हकीकत को जानता है। जिसे कभी यह जिया करता था, अब यह दृढ़ संकल्प तब्दील हो चुका है सेवा में। और कहीं न कहीं हाईटेक हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से सेवार्थ रूप आज भले ही उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी दल में शामिल और उसमें कार्यरत हैं अमरजीत मिश्रा। ये मुकाम उन्हें हासिल तो हो गया, लेकिन ये जान लीजिए ये मुकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ। लगातार इस युवा का संघर्ष था और लगातार इस युवा का समर्पण था जिसने आज अमरजीत मिश्रा को अमरजीत मिश्रा पावा भैया बना दिया और लगातार काम करते करते इस मुकाम तक हासिल हुए। हम पूछते हैं और जानते हैं अमरजीत मिश्रा से ही कि आखिर ये मुकाम हासिल करने के बाद क्या आगे करेंगे और किस प्रकार का आगे का लक्ष्य है। जानिए अमरजीत मिश्रा की जुबानी आगे की कहानी। लेकिन पद मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और निश्चित तौर से 2019 का मिशन हमारे सामने है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पद हमें दिया है उससे कुछ उम्मीद पार्टी को भी होगी। यानी युवा मोर्चा की कोष का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो आपको भी पता है, आप मीडिया के स्तंभ हैं, बड़े लोग, आप मीडिया में आपको सब पता होता है, मीडिया के लोग तो सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोष है वो दुनिया के किसी ऐसी पार्टी के कोष के से तुलना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है वो इतना ट्रांसपेरेंट है, मां गंगा की जंतरा पवित्र है और एकदम साफ सुथरा है। तो हमारे ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि हम कौन से कोष का कहां पर इस्तेमाल करेंगे। हमारा कोष तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हाँ, तमाम पार्टियों को इस बात का चिंता जरूर होगा कि हम अपने कोष का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पार्टियों के कोषों पर सवाल ना खड़े हो जाए। क्योंकि हजारों करोड़ के कोष और ये तो भारतीय जनता पार्टी के 10 रुपए वाले कोष, दोनों में बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को दिखाने का एक ही कारण था। इस यात्रा नामक इस कार्यक्रम से आप सभी को एक सीख देने का हमारा लक्ष्य था
कि जिस प्रकार से अमरजीत मिश्रा ने शून्य से शिखर को प्राप्त किया, उस प्रकार से देश के कई युवा अगर आगे आएंगे, कई युवा अगर हौसला रखेंगे, कई युवा अगर अपने अंदर दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ेंगे, कई युवा ये मान लें कि कभी भी सपने को साकार करने के लिए सिर्फ एक साहस की जरूरत होती है और उस साहस की जरूरत कई सारी प्रेरणाओं से मिल जाएगी अगर आप देश में छानेंगे तो। देश का इतिहास इतना लंबा है, देश का इतिहास इतना गौरवमय है, जिसे पढ़ेंगे जानेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके इरादे, आपका हौसला, आपका दृढ़ संकल्प और मजबूत होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष आज एक दुनिया का सबसे युवा देश है। आज तमाम हमारे युवा रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत सबसे जवान देश है, सबसे युवा देश है। निश्चित तौर से जो हमारे युवा है, युवा साथियों के लिए एक अपील जरूर कर देना चाहूंगा। जीवन जब आपको मिलता है, जब आप भागते हैं, जब अपने सपनों को आप शुरू करते हैं, देखिए मैं आपको एक 2 मिनट आपसे लेकर के एक सही चीज और बताना चाहूंगा। जब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5, कक्षा 6 के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे, तो उसका जवाब यही होता है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, दरोगा बनूंगा, सिपाही बनूंगा। अगर 100 बच्चे बैठे हैं स्कूल में, उन 100 बच्चों में से अगर आप पूछे तो उसमें से एक बच्चा भी नहीं कहता कि मैं साइकिल चलाऊंगा, चाय बेचूंगा, ठेला चलाऊंगा, सब्जी बेचूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसका सफर आरंभ होता है, वो हाई स्कूल पास होता है, इंटर पास होता है, ग्रेजुएशन में जाता है, धीरे धीरे उसके माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जब समस्याएं शुरू हो जाती हैं फिर वो निकल पड़ता है दूसरे सफर के लिए। उसके सपने थे आईएएस बनने के, उसके सपने थे पीसीएस बनने के, उसके सपने थे कि वो बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, लेकिन अपने सारे सपनों को छोड़ देता है, अपने सारे सपनों को भूल जाता है और सफर शुरू होता है जिंदगी का। और जिंदगी के सफर में वो इंसान इतना मजबूर, इतना लाचार हो जाता है कि दो वक्त की रोटी कमाने में ही अपनी जिंदगी के सारे सपने को भुला देता है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दीजिए। आपका केवल एक काम है, आप जिंदगी के सफर को जिए, अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी जरूर कमाएं, लेकिन जो आपके अपने सपने हैं उसको मरने ना दें। और यही किया अमरजीत मिश्रा ने। हमने जिंदगी की मुश्किलों को तो देखा, जिंदगी की मुश्किलों के सफर को तो किया, लेकिन जो हमारा सपना था, जो हमारा ड्रीम था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको हम ना भूलेंगे। निरंतर इस तरीके से सफर पे आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही। इस यात्रा के संपूर्ण कार्यक्रम में इस सीख के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ जिसने अपने जीवन में यात्रा की हो, संघर्ष के साथ, परिश्रम के साथ और आज मुकाम हासिल किया हो। आज के लिए इतना ही।